मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़। और एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एम आई विजिबल टू एवरीवन? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन लास्ट टॉपिक में हमने राजपूत पीरियड के बारे में बात करी थी, राजपूत पीरियड की मेजर डायनेस्टीज के बारे में बात करी थी, कुछ खास रूलर्स के बारे में भी बात करी थी। अब उसके बाद अचानक ये टॉपिक आ जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो आप सभी जानते हो, आपने पढ़ा भी होगा स्कूल्स में कि दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट 1206 एडी में हुआ था। और लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी, राजपूत पीरियड की बात चल रही थी, 10th सेंचुरी एडी के बाद के आसपास के दौर की बात चल रही थी। तो ये इतना बड़ा जो लंबा फेज था, ये अचानक दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हो गया, ये दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, ये जर्नी जो है ये भी आज के हमारे टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहेगी। दिल्ली सल्तनत का इंट्रोडक्शन तो हम करेंगे ही, लेकिन दिल्ली सल्तनत के इंट्रोडक्शन से पहले दिल्ली सल्तनत कैसे बनी थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई थी, क्या प्रोसेस रही थी पूरी उसकी, उसके बारे में बात करेंगे। और जब इसकी बात होती है तो फिर बात आती है फॉरेन इन्वेजन्स इन राजपूत पीरियड, फॉरेन इन्वेजन्स ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड। तो हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 एडी में बनी थी, इसकी कोशिश 800 या 8th सेंचुरी एडी से जारी थी। 8th सेंचुरी एडी से फॉरेन इन्वेडर्स लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो भारत में कोई एक किंगडम एस्टैब्लिश कर पाए, लेकिन ऐसा करने में उन्हें 500 साल लग गए। और इन 500 सालों में उन्होंने एक के बाद एक कई हमले किए भारत के ऊपर। इनमें से कुछ हमले पार्शली सक्सीड होते हैं, लेकिन ज्यादातर हमलों को भारत के योद्धाओं के द्वारा नाकाम कर दिया जाता है। तो आज उन्हीं सीरीज ऑफ इन्वेजन्स की हम बात करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से दिल्ली सल्तनत का फाइनल एस्टैब्लिशमेंट होता है। जय हिंद एवरीवन, एक बार फिर सभी को जय हिंद। तो शुरुआत करते अपने चैप्टर की, और जैसे कि हेडिंग डली हुई है, लिखा हुआ है कि मेजर फॉरेन इन्वेजन्स ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड। जैसे कि मैंने कहा कि दिल्ली सल्तनत तो 8th सेंचुरी एडी से ही स्टैब्लिश हो जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने में उसको 500 साल लग गए। तो ये 500 सालों में उसकी जो एक के बाद एक कई अटेम्प्ट्स थे, उन्हीं को हम फॉरेन इन्वेजन्स ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड का नाम देते हैं। कौन कौन से अटेम्प्ट्स थे उनके, कौन कौन से इन्वेडर्स थे और क्या उनके रिजल्ट रहे थे, एक एक करके हम बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो फॉरेन इन्वेजन्स ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड है ना, इसको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। बहुत ठीक है। फॉरेन इन्वेजन्स ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करके बात करना शुरू करेंगे। तो पहले लिख देते हैं, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। पहला, the Arab invasions, the Arab invasions जो कि 712 एडी से लेकर 700, बहुत एग्जैक्टली ये कब तक चले थे एग्जैक्टली कभी भी नहीं पता चलता है, लेकिन फिर भी अराउंड 725 एडी, या टू बी और बी मोर प्रिसाइज 740 एडी, लगभग इसके बीच में अरब इन्वेजन्स इंडिया के अंदर हुए थे। पहला फेज था फॉरेन इन्वेजन्स का ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड, और जो दूसरा फेज था उसे कहते हैं द टर्किश इन्वेजन्स, द टर्किश इन्वेजन्स। ये इन्वेजन्स चले थे 998 एडी से लेके फाइनली जब तक कि दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो गया था, फाइनल कॉन्क्वेस्ट नहीं हो गई थी। तो इन हमलों को हम 1192 एडी तक मान लेते हैं, जब तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी।
तो ये दो पार्ट्स में क्लासिफाई करके राजपूत पीरियड में हम फॉरेन इन्वेजन्स की बात करेंगे। पहला द अरब इन्वेजन्स जो इस दौर के बीच में हुए थे, और दूसरे द टर्किश इन्वेजन्स जो इस फेज के बीच में हुए थे। ओके, अब हम आगे बात करेंगे इन्वेजन ऑफ सिंध। सबसे पहला अरब इन्वेजन, देखो इन्वेजन क्यों हुए, सबसे पहले एक सवाल उठ के खड़ा होता है कि भारत पे इतने इन्वेजन्स क्यों हुए। और ये इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ कि इंडिया एक बहुत ही प्रॉस्परस लैंड रहा है। इंडिया एक ऐसी ज़मीन है, जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे, कि भारत के अंदर नदियाँ भी है, भारत के अंदर रेगिस्तान भी है, भारत के अंदर मैदान भी है, भारत के अंदर जंगल भी है, कोस्टल इलाके भी है, ऊंचे पहाड़ भी हैं, सब कुछ है। इस देश की धरती के नीचे बहुत सारे खनिज है, मिनरल्स हैं तरह तरह की। यहाँ पे हीरे मिलते, मोती मिलते, सोना मिल, सब मिलता था, बहुत पहले चांदी भी मिलती थी यहाँ पे। और इसी और बड़ी पॉपुलेशन भी है यहाँ पे, खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी होती थी, तो ये शुरू से ही बहुत ही प्रॉस्परस लैंड रहा है। और यही प्रॉस्पेरिटी, इसकी यही प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करती फॉरेन इन्वेडर्स को। उस प्रोसेस में जब जब भी भारत के अंदर कोई बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पैरामाउंट पावर नहीं रही, तो इन्वेडर्स ने हमेशा कोशिश करी है कि इन्वेड करके जितना हो सके उतने इलाके को कैप्चर कर सके। और इसी फेज में राजपूत पीरियड में भी हमको इस तरह के हमले देखने को मिलते हैं। तो इसी कड़ी में जो पहला हमला होता है, इसी प्रोसेस में जो पहला हमला होता है, उसको हम बोलते हैं इन्वेजन ऑफ सिंध, 712 एडी। एंड इट वाज led by it was led by Muhammad bin कासिम। मोहम्मद बिन कासिम एक अरब कमांडर था। दरअसल इस्लाम के राइज के बाद में अरब्स यूनाइट हो गए। इस्लाम के राइज से पहले अरब्स अलग अलग ट्राइब्स में डिवाइडेड थे। हालांकि ट्राइबल एग्जिस्टेंस तो उनका इस्लाम के बाद भी बना रहा, लेकिन इन द नेम ऑफ रिलीजन ये सारी ट्राइब्स एक हो गई। इनकी अपनी अपनी छोटी छोटी आर्मीज जो थी, वो एक कॉन्फिडरेसी बन गई। और फिर इस कॉन्फिडरेसी ने एक्सपेंशन शुरू किया। ये एक्सपेंशन टेरिटोरियल एक्सपेंशन था, ये एक्सपेंशन मिलिट्री एक्सपेंशन था। और जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको कि अरब्स बहुत बड़े इलाके को जीतने में कामयाब हो गए थे। आज का पूरा अरब वर्ल्ड, यानी कि सऊदी अरेबिया का इलाका, आज का पूरा मिडिल ईस्ट का इलाका, आज का पूरा वेस्ट एशिया का इलाका, आज का पूरा नॉर्थ अफ्रीका का इलाका, आज का पूरा पर्शिया, आज का पूरा सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के भी कई इलाके, इतने इलाकों में अरब्स ने अपने एम्पायर को फैला दिया था। और ये वो वक्त था जब अरब्स दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन चुके थे। और इसी फेज में, बिल्कुल इसी शुरुआती फेज में, इंडिया के ऊपर भी इन्वेजन होता है। और ये पहला जो रिकॉर्डेड इन्वेजन भारत के ऊपर होता है, ये 712 एडी में होता है। इसको लीड करते हैं मोहम्मद बिन कासिम, जो कि बहुत ही कम उम्र का लड़का था। इसकी उम्र 16 या 17 साल से ज्यादा नहीं थी, लेकिन एक एक अच्छा कमांडर रहा होगा ये, इसीलिए खलीफा ने इसे चुना था कि वो हमला करे यहाँ पे आके। यहाँ पे हमला जिस जगह पर होता है वो आप इस नक्शे में देख सकते हो, जो आज पाकिस्तान में सिंध प्रोविंस का इलाका है। जो पाकिस्तान में एक राज्य है सिंध, वही उस जमाने में एक किंगडम हुआ करता था, किंगडम ऑफ सिंध, जिसके रूलर थे राजा दाहिर। ये सारी इंफॉर्मेशन या इस पूरे हमले की इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, इट्स सोर्स इज चचनामा। इट्स सोर्स इज चचनामा। चचनामा नाम का एक लिटरेचर है, जिसमें हमको ये सारी बातें जो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, वो सारी बातें हमको वहीं से पता चलती है। अब हम बात करते हैं कि चचनामा में जो बातें लिखी हुई है वो क्या है। चचनामा ये कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध के इलाके में इन्वेड करता है 712 एडी के आसपास। एंड सिंध वॉज रूल्ड बाय दाहिर। सिंध के जो रूलर थे, इनका नाम था राजा दाहिर।
अब ये जो हमला होता है ये थोड़ा सा वैसे भी अनपैरेलल्ड था, क्योंकि अरब्स जो कि एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर बन चुके थे, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी। इनका मुकाबला हो रहा था सिंध के रूलर दाहिर से, जो कि इतनी बड़ी मिलिट्री पावर नहीं था। अच्छा, इस हमले की वजह क्या थी? इसमें दो वजह देखी जाती। जो अरब लिटरेचर्स हैं वो हमले की एक बड़ी वजह बताते हैं। वो ये बताते हैं कि श्रीलंका से एक अरब शिप सेल होके जा रहा था पर्शियन गल्फ की तरफ। एक जहाज था जिसमें व्यापारी थे अरब वर्ल्ड के, और वो लोग सेल करके जा रहे थे। इस इलाके में वो जहाज कहीं पहुंचा, समवेयर अराउंड दिस रीजन। तो उस जहाज के ऊपर पायरेट्स ने अटैक कर दिया, और पायरेट्स ने उस जहाज के ऊपर अटैक करके उसको लूट लिया। और अब सिंध के खलीफा, सॉरी अरब के खलीफा ने सिंध के रूलर से कंप्लेंट करी कि भाई आपके इलाके में, आपके इलाके से हमारा एक जहाज गुजर रहा था, के ऊपर पायरेट्स ने हमला कर दिया, और पायरेट्स ने हमला करने के बाद में उस जहाज को लूट लिया। तो आप जो है, आपके इलाके में ये घटना घटी है, और इसीलिए आप एक काम करो कि आप इसका हर्जाना हमको दो, और पायरेट्स को भी ढूंढ के हमारे हवाले करो। राजा दाहिर ने ये बात कही पायरेट्स को कि राजा दाहिर ने अरब के खलीफा को ये बात कही कि न पायरेट्स मेरे कंट्रोल में है, न मैंने ये जहाज लुटवाया है, एंड आई एम ऑल्सो नॉट आंसरेबल टू यू। और इसीलिए आपकी कोई बात मैं नहीं मानूंगा। आई एम नॉट अ रूलर अंडर यू। और बस इतना बहुत था, अरब्स को सिंध के ऊपर हमला करने के लिए बहाना मिल गया। उन्हें तो सिंध पे हमला करना ही था। ये तो एक इमीडिएट रीजन था, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये तो एक बहाना था। लेकिन जो रियल कॉज था, जो असली वजह थी, वो असली वजह थी कि अरब्स, जो कि मैंने आपको कहा कि सेंट्रल एशिया से लेके वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका तक जीत चुके थे, लेकिन ये कंबाइंडली सारे इलाके इतने रिच नहीं थे जितना कि अकेला भारत था। यानी कि सेंट्रल एशिया के स्टेपीज मैदानों से लेके तो नॉर्थ अफ्रीका के रेगिस्तानों तक के इलाके अरब्स ने जीत लिए। मिडिल ईस्ट का इलाका भी उनके पास था, पर्शिया का इलाका भी उनको मिल चुका था, टर्की के कुछ इलाके भी मिल चुके थे, लेकिन कंबाइंडली ये इलाके इतने वेल्दी नहीं थे जितना अकेला भारत था। और यही वजह थी कि अरब्स को अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जीत हासिल करने की चाहत थी। उनको लगता था कि अगर वो इतनी सारी आर्मीज को डिफीट कर सकते हैं, तो इंडिया की आर्मीज को क्यों नहीं डिफीट कर सकते। और इसके लिए जो बहाना उनको चाहिए था, एक कॉज चाहिए था, वो कॉज उनको मिल गया, और ये इन्वेजन होता है। क्योंकि अरब्स की आर्मी बहुत ही हार्डन्ड हो चुकी थी, बहुत बैटल एक्सपीरियंस्ड हो चुकी थी। उन्हीं के मुकाबले राजा दाहिर की आर्मी न उतनी बैटल हार्डन्ड थी, न एक्सपीरियंस थी, और अनफॉर्चुनेटली न राजा दाहिर कोई बहुत ही मंजे हुए कमांडर थे। और इसीलिए इस लड़ाई में राजा दाहिर की ना सिर्फ हार हुई, बल्कि राजा दाहिर की मौत भी हो जाती। ही वॉज ऑल्सो किल्ड इन द एक्शन। और एक्शन में मारे जाने के बाद में इंटायर सिंध रीजन फेल इनटू द हैंड्स ऑफ अरब्स। अरब्स जैसे कि बहुत बड़ा एम्पायर बना चुके थे, अब उनके एम्पायर का एक्सपेंशन फर्दर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी हो चुका था। और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उनके एम्पायर का एक्सपेंशन कहाँ हुआ था? सिंध रीजन के अंदर हुआ था सबसे पहली बार, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन यहाँ तक अरब्स ने अपना एक्सपेंशन कर दिया था, और यहीं से राजपूत पीरियड सक्सेस मिल गई इस इन्वेजन के बारे में। और मोहम्मद बिन कासिम का क्या हुआ, तो खैर वो एक बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, ऐसी कहानी है। मोहम्मद बिन कासिम को जिस खलीफा ने भेजा था हमला करने के लिए, उसी खलीफा के हाथों मोहम्मद बिन कासिम मारा गया था। वो एक अलग कहानी है, और बिल्कुल अभी हम उसमें डाइव नहीं करेंगे। लेकिन ये पहला इन्वेजन आपको क्लियर हो चुका होगा। पहला इन्वेजन आपको क्लियर हो चुका होगा कि इन सिंध का इन्वेजन हुआ था 712 एडी में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने यह हमला किया था। चचनामा में इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। राजा दाहिर इस हमले का मुकाबला करने के लिए खड़े होते हैं, जो कि सिंध के रूलर थे, लेकिन हार जाते हैं। और उसके बाद ये पूरी टेरिटरी इट फेल इनटू द हैंड्स ऑफ अरब्स। और अरब्स का एक्सपेंशन यहाँ से लेके यहाँ तक के इलाकों में हो जाता है। ये पूरे इलाके अरब्स के हो जाते हैं।
भारत की जमीन पे अरब्स अपने फुट होल्ड जमाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये कामयाबी कितनी आगे तक जाती है, एक एक करके देखते हैं। उसी सीरीज में हम आगे देखते हैं बैटल्स ऑफ राजपूताना एंड एनाइलेशन ऑफ अल जुनैद। इसके बारे में भी लास्ट चैप्टर में हमने बात करी थी। सबसे पहले तो इसका टाइमलाइन जो कि हमने देखा था कि 712 एडी से लेके 740 एडी के बीच में सीरीज ऑफ इन्वेजन हुए थे, जो कि बैटल ऑफ राजपूताना के नाम से जाने जाते हैं, जिसको नाम दिया गया बैटल ऑफ राजपूताना। या फिर जैसे एनल्स एंड, मैंने आपको बताया था कि एक किताब थी कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी थी, जिसको कहते थे एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपूताना। इसके अंदर इस तरह की लड़ाइयों का जिक्र है, और भी कई अरब लिटरेचर्स हैं जिसके अंदर इन लड़ाइयों का जिक्र है। तो अब ये लड़ाइयों में क्या हुआ था, इसके लिए हम एक बार इस नक्शे को पहले ठीक से देखेंगे। जैसे कि आप इस नक्शे में देख रहे हो, पाकिस्तान दिखाया गया है और वेस्टर्न इंडिया का पार्ट दिखाया गया है, जिसमें राजस्थान के हिस्से भी हैं, गुजरात के हिस्से भी हैं, और वेस्टर्न मध्य प्रदेश के हिस्से भी हैं। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में बताया था कि दिस वॉज वेरी रिच रीजन ऑफ इंडिया। उस वक्त भारत का ये बहुत ही रिच इलाका था, जहाँ पर सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के अंदर गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी रूल कर रही थी। वहीं पर वेस्ट में, फार वेस्ट में चालुक्य डायनेस्टी का रूल था। उसके फर्दर साउथ में राष्ट्रकूट डायनेस्टी का राइज हो रहा था। तो ये बड़ी पावर्स थी, इकोनॉमिकली भी काफ़ी सुपीरियर थी, और ये इलाका बहुत रिच था। और अरब्स को जो सिंध में सक्सेस मिली थी, उससे अरब्स बहुत मोटिवेट हो गए थे। अरब्स को लगता था कि भारत में घुस के किसी को भी हरा सकते हैं, और अगर किसी को भी हरा सकते हैं तो क्यों ना उसको हराया जाए जो सबसे ज्यादा वेल्दी है। और इसीलिए अरब्स ने अपने दूसरे इन्वेजन को प्लान किया। जैसे कि हमने देखा था कि इस इलाके तक तो अरब्स पहले ही एक्सपेंशन कर चुके थे। अगर ये इलाका मैं मार्क करूं, इस इलाके में तो अरब्स पहले ही एक्सपेंशन करके कॉन्कर कर चुके थे। अब उनको फर्दर आगे घुसना था। गुजरात भी उनके सामने खुला हुआ था, सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया भी उनके सामने पूरी तरह से ओपन था। मोहम्मद बिन कासिम की डेथ हो चुकी थी, और मोहम्मद बिन कासिम की डेथ के बाद उसको सक्सीड करता है एक दूसरा अरब कमांडर, जिसका नाम होता है अल जुनैद। तो अल जुनैद आगे के हमलों को प्लान करता है, और अल जुनैद आगे के हमलों को प्लान करने के प्रोसेस में पहला हमला गुजरात के ऊपर करता है। और ऐसा कहा जाता है कि गुजरात के ऊपर हमला करके ही रीचेस सोमनाथ, ये सोमनाथ पहुंचता है। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट सोमनाथ वाज सैक्ड। द टेम्पल ऑफ सोमनाथ वाज अ सेंटर ऑफ वेल्थ। द टेम्पल ऑफ सोमनाथ वाज द सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर इन वेस्टर्न इंडिया। पश्चिम भारत के अंदर एक बहुत बड़ा केंद्र था संस्कृति का, धर्म का, और साथ ही साथ बहुत वेल्थ भी थी उस टेम्पल के अंदर। और इसीलिए सोमनाथ को एक स्विफ्ट अटैक्स के साथ में टारगेट किया जाता है। उसका पहली बार सैकिंग होता है, और ये हमला भी सक्सेसफुल होता है अल जुनैद का। उसके बाद वो वापस चला जाता है। उसके बाद जो भी वेल्थ थी वो लूट पाट करके वापस चला जाता है। लेकिन अल जुनैद ने इस बात को समझ लिया था कि भारत में जितनी वेल्थ उन्होंने सोची उससे कहीं ज्यादा वेल्थ है। और इस हमले में अल जुनैद को ये बात भी समझ में आ गई थी कि उसको कोई बहुत मुश्किल नहीं है जीतना। इंडिया की वेल्थ उनके मंदिरों में ऐसी ओपनली रहती है कि उसको जाके बस मंदिर को तोड़ दो, लूट लो, तो बहुत सारी वेल्थ मिल जाती है। तो अरब्स पहले सिंध में सक्सेसफुल हुए, फिर पार्शली गुजरात के अंदर सक्सेसफुल हुए। इससे अरब्स का मोटिवेशन बहुत बढ़ गया, और फिर अरब्स एक और हमला करते हैं अल जुनैद की लीडरशिप में। एंड दिस वाज अगेंस्ट एंड दिस वाज अगेंस्ट नागभट्ट एट उज्जैन। यहाँ पे उज्जैन नाम का शहर था, जो कैपिटल हुआ करती थी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की। और इसी के ऊपर हमला, ये जैसे सोमनाथ के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर है, वैसे ही उज्जैन के अंदर भी एक बहुत ही बड़ा मंदिर है। और उस जमाने में उज्जैन एक बहुत बड़ा शहर भी हुआ करता था। अब तो सिर्फ रिलीजियस इंपॉर्टेंस उसका रह गया है, लेकिन उस जमाने में इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी था, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी था वेस्टर्न इंडिया के अंदर। अगला हमला उज्जैन की तरफ होता है, और यहाँ पर चीजें बड़ी डिसाइसिव हो जाती है। जैसे कि लास्ट चैप्टर में भी अपन ने बात करी थी कि उस हमले में नागभट्ट फर्स्ट अपनी छोटी सी कॉन्फेडरेसी को लेके अल जुनैद की फौज के साथ मुकाबला करके ना सिर्फ उसको डिफीट कर देता है, बल्कि अल जुनैद वाज आल्सो किल्ड इन द एक्शन।
और ये अरब्स के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि अब तक अरब्स ने जितने भी एक्सपेडिशंस और इन्वेजन्स किए थे भारत के अंदर, सारे एक्सपेडिशंस और इन्वेजन्स कंप्लीटली सक्सेसफुल हुए थे। लेकिन ये इस बार इनको बहुत बुरे फेलियर का सामना करना पड़ता है। ना सिर्फ ये हार जाते हैं, बल्कि ये इनके कमांडर मारे भी जाते हैं। और उसके बाद इनकी आर्मी रिट्रीट करती है वापस सिंध की तरफ। एंड while they were retreating, they were counter attacked by several feudatories and rulers। जो गुजरात के रूलर थे, या गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर थे, या राष्ट्रकूट्स थे ना, इन्होंने सबने इस बात को समझ लिया था कि अरब्स भारत के लिए सही नहीं है। उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि ये इन्वेडर्स हैं, ये यहाँ अगर आएंगे तो लोगों को मारेंगे और रिलीजियस प्लेसेस को तोड़ेंगे, और ये एक्सेप्टेबल नहीं था इन रूलर्स को। इसीलिए इन रूलर्स ने, इवन राष्ट्रकूट्स के ऊपर डायरेक्टली हमला नहीं हुआ था, लेकिन राष्ट्रकूट्स ने भी अरब से मुकाबला करने के लिए कुछ ट्रूप्स प्रोवाइड किए थे। गुर्जर प्रतिहार तो स्पीयर हेड कर रहे थे अरब्स के अगेंस्ट लड़ाई को, और गुर्जर प्रतिहार के कई फ्यूडेटरीज ने भी उनको इस लड़ाई के अंदर मदद करी। चालुक्य रूलर भी आगे आए, और इस तरह जब इंडिया की बड़ी बड़ी पावर्स एक हो गई, एक दूसरे को हेल्प किया उन्होंने, तो लौटते हुए अरब्स के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि लगातार काउंटर अटैक करते रहे, और इतना काउंटर अटैक किया कि बाय द टाइम दे रीच्ड सिंध रीजन, जैसे ही वो अपने कॉन्कर्ड इलाके यानी कि सिंध में दोबारा पहुंचे, तब तक अरब्स पूरी तरह टूट चुके थे और पूरी तरह से बिखर चुके थे। अरब्स की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, और इतनी ख़राब हो गई थी अरब्स की हालत कि उस दिन के बाद अरब्स ने कभी भी आज तक भारत की तरफ आंख उठा के नहीं देखा था। इतनी बुरी अरब्स की हार हुई थी। तो ये जो बैटल्स, उसको नाम दिया गया, वो जो सीरीज ऑफ बैटल्स हुए थे ना, उस सीरीज ऑफ बैटल को नाम दिया गया है बैटल्स ऑफ राजपूताना, जिसमें अल जुनैद और उसकी अरब आर्मी का कंप्लीट एनाहिलेशन हुआ था। और उसके बाद अरब इन्वेजन होने भारत के अंदर कंप्लीटली बंद हो गए थे। तो ये पहली कोशिश थी सल्तनत को इस्टेब्लिश करने की, वो तो नाकामयाब हो गई थी। अब उसके बाद में आगे क्या होता है? अब देखो, यहां पे आप देख रहे हो कि 740 एडी पे लास्ट हमला, हम मानते हैं कि भाई 740 एडी के अराउंड लास्ट हमला हुआ था। और अरब्स की जो हार हुई थी, उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि अगला हमला भारत में जो होता है वो 998 एडी में होता है। 740 एडी में आखिरी हमला हुआ था फॉरेनर्स का भारत के ऊपर, और उसके बाद अगला हमला होता 998 एडी में। मेरा मैथ्स बहुत वीक है। अब कैलकुलेट करो कि 740 से 998 के बीच में कितने साल होते हैं, है ना? शायद 200-250 साल होते होंगे। 200-250 सालों तक भारत की तरफ किसी ने आंख उठा के नहीं देखा। जब दुश्मन को बुरी तरह से पीटा जाता है, किसी इन्वेडर को बुरी तरह से मारा जाता है, तो उसका नतीजा ये होता है कि अगले कई सेंचुरीज तक कोई हिम्मत नहीं कर पाता हमला करने की। लेकिन फिर कोई पैदा होता है जो हमला करने की हिम्मत करता है। फिर देश की पॉलिटिकल कंडीशन, मिलिट्री कंडीशन खराब होती है, जिससे किसी को मौका मिलता है हमला करने का। और ऐसी ही सिचुएशंस एक बार फिर 998 एडी के अंदर आके खड़ी हो गई, और तब होने शुरू होते हैं भारत के ऊपर एक के बाद एक कई हमले, जिसको हम कहते हैं इन्वेजन्स ऑफ महमूद गजनवी। ये जो महमूद गजनवी के इन्वेजन्स थे, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, 258, 250 साल। ये जो महमूद गजनवी के इन्वेजन्स थे, ये इन्वेजन्स क्यों हुए थे? अभी क्यों का जवाब तो आपको पता ही है क्यों हुए थे, तो पहले ही बता चुका हूँ कि इंडिया बहुत वेल्दी था। और कौन सा ऐसा इन्वेडर था जो नहीं चाहता था कि भारत को जीत सके? हर कोई चाहता था, बस मौका मिलने की बात होती थी। तो अब महमूद गजनवी के बारे में बात करेंगे, उसके इन्वेजन्स के बारे में बात करेंगे, और वो सक्सेसफुल क्यों हुआ भारत के अंदर। हम सभी जानते हैं कि गजनवी ने भारत के ऊपर 17 हमले किए, और 17 के 17 हमले उसके सक्सेसफुल हुए। सोचने वाली बात है। तो चलो सोचते हैं आज इस बारे में। सबसे पहले गजनवी था कौन? दरअसल अफगानिस्तान के अंदर, आज का जो अफगानिस्तान है, उस अफगानिस्तान के अंदर एक छोटा सा किंगडम इमर्ज हो गया था। वैसे भी अफगानिस्तान छोटा सा ही है, तो पूरे अफगानिस्तान में भी किंगडम इमर्ज हो जाए तो इंडिया के सामने तो वो छोटा सा ही रहेगा। तो उस छोटे से अफगानिस्तान के अंदर एक छोटा सा किंगडम इमर्ज होता है, जिसका रूलर होता है अलप्तगिन।
उस अलप्तगीन का एक सक्सेसर होता है जो कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसका बेटा था, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि उसका स्लेव था। जो भी था उसका सक्सेसर था, वो रूलर बनता है सुबुक्तगीन। अब जब अफगानिस्तान, छोटे से अफगानिस्तान के अंदर एक छोटा सा किंगडम का राइज हो रहा था जिसमें अलप्तगीन सुबुक्तगीन जैसे रूलर्स रूल कर रहे थे, उस वक्त भारत में क्या था और ख़ास तौर पे इस इलाके के अंदर क्या सिचुएशन थी। तो पहले यानी कि राजपूत पीरियड के लेटर फेज में जब मैं आपको डायनेस्टीज के बारे में बता रहा था, तब मैंने आपको जिक्र किया था कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर रूल करती थी हिंदू शाही डायनेस्टी, जिनका इलाका, जिनका कंट्रोल वाला इलाका प्रेजेंट डे नॉर्थ पाकिस्तान से लेके पंजाब के इलाकों से लेके तो कश्मीर के इलाकों तक फैला हुआ था। लगभग इस इलाके में हिंदू शाही डायनेस्टी रूल किया करती थी और ये बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी। इस डायनेस्टी को क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि 740 एडी से लेके 998 एडी के बीच में कई हमले हुए, सेंट्रल एशिया की तरफ से कई हमले हुए और हिंदू शाही डायनेस्टी ने हर हमले का मुकाबला किया और उसको रोके रखा, क्योंकि यहां से कोई इन्वेडर सक्सेसफुल होता तो ही वो मेन लैंड इंडिया के अंदर घुस सकता था। और इसीलिए बिल्कुल ही फ्रंट लाइन का डिफेंस बना के बहुत लंबे सालों तक भारत के इलाकों की रक्षा करती रही। लेकिन जैसे कि मैं कहता हूं कि डिफेंस का हमेशा एक सेचुरेशन पॉइंट आता है। अगर आप सिर्फ डिफेंस ही डिफेंस करते हो तो कोई ना कोई एक पॉइंट आएगा जबकि आपकी डिफेंस की वॉल ब्रीच हो जाएगी। हिंदू शाही डायनेस्टी के साथ भी ऐसा ही होता है। हिंदू शाही डायनेस्टी के पैरेलल एक रूलर आके खड़ा होता है जिसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का बेटा था। ना सिर्फ यंग था बल्कि एम्बिशियस भी था और साथ ही साथ उसके अंदर अच्छे कमांडर के भी लक्षण थे। भले ही गजनवी भारत के लिए एक लुटेरा हो, हमारे लिए एक दुश्मन हो, लेकिन एक कमांडर अच्छा था वो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे हिंदू शाही डायनेस्टी से भी कुछ गलतियां होती है कि वो अपने एनिमी को लाइटली ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है किसी फौजी के द्वारा या किसी फौज के द्वारा या किसी देश के द्वारा। सबसे बड़ी गलती अगर कोई हो सकती है तो वो यही हो सकती है कि अपने दुश्मन को हल्के में लेना। हिंदू शाही डायनेस्टी के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक लड़ाई हुई थी गजनवी और हिंदू शाही डायनेस्टी के बीच में जिसको वैहिंद की लड़ाई कहा जाता है, बैटल ऑफ वैहिंद कहा जाता है। और हिंदू शाही डायनेस्टी, ये लड़ाई ना सिर्फ वो हार गए, ना सिर्फ हिंदू शाही डायनेस्टी ये लड़ाई को हार गई, बल्कि हिंदू शाही डायनेस्टी का रूलर ही वॉज टेकन एज प्रिजनर ऑफ वॉर। उसको युद्ध बंदी भी बना लिया गया था इस लड़ाई के अंदर। और गजनवी ने उसको छोड़ा था रैंसम लेके, यानी कि फिरौती ली थी उसके बेटे से और तब रूलर को छोड़ा था। हिंदू शाही डायनेस्टी के प्राउड रूलर्स, क्षत्रिय, जिन्होंने कई फॉरेन इन्वेडर्स को कई सालों तक डिफीट करके रखा, उनके किसी रूलर का पकड़ा जाना और फिर फिरौती के बदले छोड़ा जाना, ये बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन था। और इसी ह्यूमिलिएशन में आके हिंदू शाही डायनेस्टी के रूलर ने खुद को आग लगा ली और ख़त्म कर दिया। और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई हिंदू शाही डायनेस्टी के उस रूलर से। और इसका नतीजा ये हुआ कि हिंदू शाही डायनेस्टी के रूलर के मर जाने के बाद इनके डिफेंसेस और कमज़ोर हो गए। गजनवी को ना सिर्फ जीत मिली थी बल्कि उसको कुछ इलाके भी मिल गए थे, क्रूशियल इलाके, वो खैबर के दर्रे जहां से घुसकर भारत में आया जा सकता था और पैसा भी मिल गया था राजा को छोड़ने के बदले में। इन सारी चीजों के चलते गजनवी की पावर्स बढ़ी और गजनवी की पावर्स बढ़ने के बाद में उसने पहले हिंदू शाही डायनेस्टी के इलाके में कई इन्वेजन्स किए। ये जो 17 इन्वेजन्स की हम बात करते हैं भारत के अंदर, इस 17 में से शुरुआती कुछ इन्वेजन्स हिंदू शाही डायनेस्टी के इलाके में ही हुए थे और हिंदू शाही डायनेस्टी को कंप्लीटली डिफीट कर दिया। गजनवी ने इन्हें कंप्लीटली डिफीट कर दिया और हिंदू शाही डायनेस्टी का नामो निशान मिट गया नॉर्थ वेस्टर्न सबकॉन्टिनेंट से, जैसा कि यहाँ से मिटा। और यहाँ पे हो गया गजनवी एम्पायर, यहाँ पे बन गया गजनवी एम्पायर। अब गजनवी पंजाब तक फैल गया था, खैबर के दर्रे उसके पास में आ चुके थे और पूरा भारत अब उसके सामने खुला हुआ था।
वो जहाँ चाहे जाके एक्सपीडिशंस इन्वेजन्स कर सकता था। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था फॉरेन इन्वेजन्स की। जब हम बात करते हैं या राजपूत पीरियड की हम बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हिंदू शाही डायनेस्टी की हार होना और उसकी जगह गजनवी के एम्पायर का भारत के नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों में एक्सपेंशन हो जाना, ये गजनवी को एक एक्सेस रूट प्रोवाइड करता है उत्तर भारत के अंदर, जहां पर जाकर वो हमले कर सकता था। और फिर उसका नतीजा ये होता है कि गजनवी एम्पायर यानी कि महमूद गजनवी की फोर्सेस एक के बाद एक कई हमले करती। अभी एक के बाद एक कई हमले, इसका एम्पायर यहां तक एक्सपैंड हो जाता है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका एक एम्पायर पंजाब तक एक्सपेंशन हो जाता है। खैबर के दर्रों के इलाके में भी उसके कंट्रोल आ जाता है। खैबर के दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल और टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, खास तौर पे एंशियंट और मिडाइवल इंडिया में। लेकिन गजनवी अब भारत के अलग अलग शहरों के ऊपर हमले करना शुरू करता है। कहाँ कहाँ हमले करता है वो? हमला करता है वो पेशावर में, जो अब पाकिस्तान में है। फिर हमला करता है वो दीपालपुर में, जो अब भी पाकिस्तान में लाहौर के पास में एक जगह है। हमला करता है वो जम्मू रीजन में। भारत में जो घुसने का रास्ता होता था ना, ये यही रास्ता अपनाते थे जम्मू के साथ। जितने भी इन्वेडर्स भारत में आए, अलेक्जेंडर से लेके 1965 में पाकिस्तानी फोर्सेस हो, तो ये इतने इन्वेजन के इतने लंबे दौर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेके 1965 में पाकिस्तानी आर्मी का इन्वेजन जो भारत के अंदर हुआ था, सारे इन्वेजन जम्मू के साउथ से होते थे। खम्ब सेक्टर और उसके आसपास के इलाकों से होते हुए ही कोई फोर्सेस भारत की तरफ आगे बढ़ती थी। तो इस इलाके में इन्वेजन हुआ। फिर प्रेजेंट डे हरियाणा और पंजाब की बॉर्डर पे मौजूद थानेश्वर के इलाका, ये थानेश्वर बहुत बड़ा टाउन हुआ करता था। एम्परर हर्षवर्धन का टाउन हुआ करता था ना ये उस वक्त। हालांकि हर्षवर्धन की कैपिटल तो कन्नौज हो गई थी, लेकिन फिर भी हर्षवर्धन की शुरुआती कैपिटल थानेश्वरी थी। ये भी बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, अब थानेसर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हमला होता है। फर्दर कन्नौज तक पहुंचता है गजनवी। कन्नौज यानी कि उत्तर प्रदेश के इलाके, वहां तक ये पहुंच जाता है। और भी फर्दर आगे पहुंचता है ये, और ये पहुंचता है कलिंजर तक। कलिंजर फोर्ट है एक, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में कलिंजर का एक किला है, वहां तक ये पहुंचता है। उसके आसपास खजुराहो के इलाके में भी ये पहुंचता है। और साथ ही साथ ये हमला करता है, इसका आखिरी हमला होता है सोमनाथ। तो दीपालपुर, जम्मू, थानेश्वर, कन्नौज, कलिंजर, पेशावर, नागरकोट, ये वो सारे इलाके होते हैं भारत के अंदर जहां पर एक बार नहीं, एक से अधिक बार। और एक और इम्पॉर्टेंट जगह का नाम मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, वो है मथुरा। मथुरा के ऊपर भी वो हमला करता है, वहां पर भी टेम्पल का डेसिक्रेशन करता है। सोमनाथ के अंदर भी वो यही करता है। बाकी इलाके में भी जहाँ पे उसको जो भी छोटे मोटे टेम्पल्स मिलते हैं उसको वो डिस्ट्रॉय करता है, इलाकों को लूटता है, लोगों को एनस्लेव करता है, और लोगों को एनस्लेव करके उनको अफगानिस्तान में बेचने के लिए ले जाता है। उसका एक हिस्टोरियन था, उसका हिस्टोरियन ये कहता है उसके बारे में कि एक बार अफगानिस्तान में ये इंडिया आया था। इंडिया में इसने कई जीत हासिल करी थी, लूटपाट करी थी, बहुत सारे इंडियंस को स्लेव बना के वो लेके आया था। तो उसका हिस्टोरियन ये कहता है कि इतने हिंदुस्तानी गुलाम वो लेके आया था अफगानिस्तान में कि गजनी शहर लग ही नहीं रहा था कि अफगानिस्तान का कोई शहर है, ऐसा लग रहा था कि भारत का ही कोई शहर है। इतने भारतीय वहां पे इकट्ठे हो गए थे। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है इंडिया के हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक इन्वेडर 998 एडी से लेके 1025 एडी के बीच में 17 हमले करता है भारत के अंदर। इन अलग अलग शहरों में हमले करता है, हर हमला उसका सक्सेसफुल होता है, और बहुत सारी दौलत, बहुत सारा धन, और सबसे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को एनस्लेव करके वो ले जाता है। बहुत सारे लोगों को गुलाम बना के वो ले जाता है। उनमें से बहुत सारे बेच दिए जाते हैं अफगानिस्तान के मार्केट्स में, और बहुत सारे जो कुछ न कुछ स्किल रखते थे उनको एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाता है। उनको अलग अलग, जैसे कि कारीगर, भारत के
जो कारीगर थे बहुत अच्छे मंदिर बनाते थे, तो वो ले गया था उनको कि यार हमारे लिए भी वहाँ पे ऐसे ही कंस्ट्रक्शंस आप करोगे तो आप चलो हमारे साथ। अब सवाल ये उठता है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 17 हमले, और 17 के 17 सक्सेसफुल हमले वो करता है भारत के ऊपर। तो क्या बात थी? ऐसे ऐसा क्या था? क्या भारत के रूलर्स के पास आर्मी नहीं थी? क्या उन्हें लड़ना नहीं आता था? क्या उनकी तलवार की धार खत्म हो गई थी? या गजनवी कुछ अलग ही मशीन्स लेके आता था कि उस जमाने में गजनवी मशीन गन में आता था, या वो फाइटर प्लेन से हमला करता था, वो भी घोड़े पे बैठा हुआ हमला करता था, और जिनसे वो लड़ रहा था, जो उसके सामने डिफेंस कर रहे थे, वो भी घोड़े पे बैठ के उसी तलवार से मुकाबला करते थे। तो वजह क्या है कि गजनवी को इतनी सक्सेस मिलती है? तो वजह देखते अपन एक एक करके, क्या क्या मेजर रीजंस थे गजनवी की सक्सेस के। पहला रीजन, डिफेक्टिव डिफेक्टिव मिलिट्री सिस्टम ऑफ इंडिया। कड़वी बात है ये, लेकिन ये सच बात है कि इंडिया का जो मिलिट्री सिस्टम उस समय बन गया था, उसमें एक डिफेक्ट था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडियन वॉरियर्स में डिफेक्ट था, लेकिन जो सिस्टम होता है ना, वो इंडिविजुअल से हमेशा ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सिस्टम इंडिविजुअल से हमेशा ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि आज हमारी इंडियन आर्मी में एक जनरल साहब है। आज से 1.5 साल 2 साल बाद उनकी जगह कोई और जनरल रहेंगे, फिर उनकी जगह कोई और जनरल रहेंगे। जो आज जनरल है उनसे पहले कोई और जनरल थे। मुझे एक बात बताओ कि जब से आप लोग देख रहे हो, कई जनरल्स भारतीय सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बदल चुके। क्या किसी भी पॉइंट पे ऐसी सिचुएशन आई कि किसी आर्मी जनरल के बदल जाने से हमारी सेना कमजोर पड़ी हो? सोचो। आज जनरल नरवणे हैं, उनसे पहले कोई और थे, उनके बाद कोई और होंगे। लेकिन क्या किसी भी पॉइंट पे किसी जनरल के बदल जाने से हमारी सेना कमजोर पड़ी कि नहीं यार ये जनरल चले गए, अब क्या होगा आर्मी का, कुछ समझ नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशन बहुत मजबूत है आर्मी का, हमारे मिलिट्री सिस्टम बहुत मजबूत है। इसीलिए इंडिविजुअल से फर्क ही नहीं पड़ता, ये जनरल आए या इनकी जगह कोई भी आए, सभी इक्वली इफेक्टिव होते हैं क्योंकि सभी उसी सिस्टम से निकल के आए। और जब भी ये कमजोरी होती है ना, इंस्टीट्यूशन जब भी वीक होता है, तो फिर पूरा सिस्टम चरमरा जाता है। और यही बात यहाँ पे भी लागू होती है कि मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि इस पॉइंट को पढ़ के कई लोग ये समझने लगते हैं कि यार वॉरियर्स अच्छे नहीं थे हमारे यहाँ पे। नहीं, ऐसा तो कहीं कभी भी नहीं रहा भारत के इतिहास में कि वॉरियर्स की कमी हो या वॉरियर्स अच्छे नहीं। सिस्टम खराब था। और ये सिस्टम कैसे खराब था मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अब देखो, इकोनॉमी से जोड़ के बताऊंगा मैं आपको, और जुड़ा भी हुआ है। छोटे छोटे किंगडम्स हो गए थे, बड़े किंगडम्स रहे नहीं थे। ये छोटे छोटे किंगडम्स आपस में लगातार लड़ते रहते थे। इन लड़ाइयों की वजह से, छोटे किंगडम्स होने की वजह से, इकोनॉमिकल ग्रोथ जो थी भारत की रुक गई थी। लड़ाइयाँ आपस में बहुत सारी हो रही थी, जिससे कि व्यापार को नुकसान हो रहा था, है ना। व्यापार को नुकसान हो रहा था तो कोई किंगडम इकोनॉमिकली भी फ्लरिश नहीं कर पा रहा था। किंगडम इकोनॉमिकली फ्लरिश नहीं कर पा रहा था, तो कोई किंगडम इतना कैपेबिलिटी नहीं रख पा रहा था कि वो कोई बड़ी आर्मी रख सके, सेंट्रलाइज्ड आर्मी रख सके, रेगुलर आर्मी रख सके। और इसीलिए ज्यादातर इंडियन किंगडम्स आर्मी रखते थे पार्ट टाइम। अब ये पार्ट टाइम आर्मी कैसी होती थी? सपोज मैं एक रूलर हूँ उस दौर का, मेरा एक छोटा सा किंगडम है। अब उस किंगडम में जितना मैं रेवेन्यू कलेक्ट कर पाता हूँ, उस हिसाब से मैंने 15-20 हज़ार की एक फौज रख ली। 15-20 हज़ार की मैंने एक फौज रख ली। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरे पास में ना और फौज होनी चाहिए, और आर्मी होनी चाहिए, मेरे पास कम से कम 50 हज़ार की फौज होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक रूलर के तौर पे, इकोनॉमिकली वीक रूलर के तौर पे मैं क्या करता हूँ कि मैं 20 हज़ार रिक्रूटमेंट्स और करता हूँ। लेकिन वो 20-25 हज़ार रिक्रूटमेंट्स मैं करता हूँ पार्ट टाइम, है ना। मैं आपके पास आता हूँ, आप किसान हो, आप अपने खेत में काम कर रहे हो, मैं आपके पास आया, मैंने आपको बोला कि आर्मी ज्वाइन करोगे मेरी। तो आपने जो है
अपना फावड़ा कंधे पे रख के मुझसे कहा कि हाँ साहब ठीक है, कर लेंगे, आर्मी ज्वाइन कर लेंगे आपकी, कितनी सैलरी दोगे, आपने मुझसे पूछा। तो मैंने आपको बोला कि देखो भाई, सैलरी वैलरी तो नहीं है मेरे पास देने के लिए, लेकिन देश की रक्षा की बात है, तो जब भी ज़रूरत पड़े तो मेरे लिए लड़ने आ जाओगे, अब देश की रक्षा की बात है तो कोई मना नहीं करेगा। आपने बोला ठीक है आ जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जब मुझे ज़रूरत होगी आपकी, आपके बाजुओं की ताकत की, तब मैं आपको बुला लूंगा, और उस वक्त मैं आपको कुछ पेमेंट भी कर दूंगा। जितने दिन मैं आपसे मिलिट्री सर्विस लूंगा उतने दिन मैं आपको कुछ पेमेंट भी कर दूंगा। तो बोला ठीक है। और बाकी टाइम, मैंने कहा बाकी टाइम आप खेती बाड़ी करो, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे अर्न करो, जब मैं बुलाऊंगा आपको मिलिट्री सर्विस के लिए तब मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। आपने बोला ठीक है, मैं चला गया, आपने कंधे से फावड़ा उतारा और खेत में काम करना वापस शुरू कर दिया। अब ये जो था, ऐसे में आपके जैसे कई लोगों के पास गया, और कई लोगों ने मुझे हाँ कर दिया कि हाँ साहब हम आ जाएंगे। ये है पार्ट टाइम आर्मी। कि कहने को मेरे पास 50,000 की आर्मी है, कहने को मेरे पास 50,000 की आर्मी है, लेकिन एक्चुअली लड़ने वाले सैनिक मेरे पास 15,000 हैं। बाकी जो 30-35 हज़ार मैंने इकट्ठे किए, किसानों को मना लिया, किसी लोहार को मना लिया, किसी सुनार को मना लिया, किसी व्यापारी को मना लिया, ऐसे करके मैंने इकट्ठे कर लिए 30-35 हज़ार। लेकिन ये 30-35 हज़ार सिर्फ भीड़ है, ये 30-35 हज़ार के पास में स्किल नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कोई कमी है, जो उसके अंदर स्किल नहीं है, उसको ट्रेनिंग ही नहीं है प्रॉपर, वो बेचारा क्या करे। तो कहने को हमारी बहुत बड़ी आर्मी होती थी, लेकिन उसमें जो, इसको हम बोलते हैं ना क्रैक ट्रूप्स, वो क्रैक ट्रूप्स बहुत कम होते थे। ये एक बात मिलिट्री सिस्टम के डिफेक्ट की। अब दूसरी बात बताता हूँ मिलिट्री सिस्टम के डिफेक्ट की। दूसरी बात ये थी मिलिट्री सिस्टम के डिफेक्ट की, कि हमारी आर्मी जो होती थी ना, ये टुकड़ों में बटी हुई होती थी, और इसको मोबिलाइज करने में बहुत टाइम लगता था। अब अगेन एक एग्जाम्पल लेके बात कर, अब अपन अपना एक किंगडम है ना, उसमें मैं रूलर हूँ और मैंने एक पार्ट टाइम आर्मी बनाई। अब गजनवी ने एक हमला कर दिया। अब गजनवी ने हमला, अब पहले के ज़माने में सैटेलाइट्स और इतने अच्छे कम्युनिकेशन के और विजिलेंस के चीज़ें तो होती नहीं थी जिससे मुझे पता चल जाए हमले के बारे में। तब पता चलता था बिल्कुल जब हमलावर बिल्कुल सामने आके खड़ा हो जाता था। तब अपने को पता चला कि यार अपने किंगडम के ऊपर इन्वेजन कर दिया गजनवी ने, अब मैं क्या करूं। क्योंकि मैं आप सभी को बुलाऊंगा लड़ने के लिए, तो भाई अब जैसे आप किसान हो, मैं आपको बोलूंगा कि अरे जल्दी आओ यार, फटाफट लड़ाई हो गई, गजनवी आ गया। तो आप भी बोलोगे कि अरे अभी तो मैं बीज लगाने वाला हूँ, बोवनी कर दूं मैं, उसके बाद आऊंगा। या आपने बोला कि अब मेरी फसल की कटाई का टाइम आ गया है, और एक बार मैं अब अभी कटाई नहीं करी, मंडी में नहीं ले गया अगर मैं माल, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, साल भर की मेहनत, महीनों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो मैं आ जाऊंगा राजा साहब, बस ये कटाई कर लूँ मैं एक फसल की, फिर आ जाऊंगा, या मैं बुवाई कर लूँ फसल की फिर आ जाऊंगा। लेकिन आपके बुवाई करने या कटाई करने तक गजनवी थोड़ी रुकेगा, कि गजनवी बैठा हुआ है घोड़े पे, घड़ी देख रहा है कि यार कब होगी कटाई, यार मेरे को बताओ जल्दी, मैं भी वेट कर रहा हूँ, मेरे को भी हमला करना है, मेरे को भी काम रहते हैं। ऐसा तो नहीं करेगा गजनवी, तो ऐसा ही मौका ढूंढेगा कि कोई अवेलेबल ही नहीं हो सामने लड़ाई के लिए। तो ये प्रॉब्लम होती थी कि अचानक जब हमलावर आ जाता था तो राजा अपनी पार्ट टाइम आर्मी को भी इकट्ठा नहीं कर पाता था, क्योंकि हर कोई किसी न किसी काम में लगा हुआ रहता था। और अगर कोई आता भी था बैटल फील्ड में, कि आपने बोला कि नहीं जो भी है मेरे देश से बढ़ के कुछ नहीं, फेंका कुल्हाड़ी फावड़ा और आप आगे लड़ाई के लिए, तो भी बैटल फील्ड तक पहुंचने में टाइम लगता था। गजनवी को रास्ते में रोकने के लिए जहां पर भी बुलाया जाएगा, वहां तक पहुंचने में भी वक्त लगेगा। और इसी कमजोरी का फायदा गजनवी ने भारत के अंदर उठाया था। भारत में गजनवी को जो सक्सेस मिली इन्हीं दो वजहों से मिली। और वहीं गजनवी ने खुद के मिलिट्री सिस्टम को जो बनाया था ना, वो बनाया था तेज रफ्तार में हमला करने वाला। इसके पास में तुर्कोमान घोड़े हुआ करते थे। ये घोड़े बहुत तेज रफ्तार घोड़े होते थे, दुबले पतले घोड़े होते थे, तेज रफ्तार घोड़े होते थे, एंड्योरेंस बहुत हाई होता था इन घोड़ों का। बड़ी तेज रफ्तार में ये हमला करता था। ये जानता था, इसने इस बात को समझ लिया था कि भारत के राजे महाराजाओं के पास में बड़ी बड़ी आर्मीज नहीं है। हाँ अगर वो बड़ी आर्मी इकट्ठा हो जाए तो गजनवी को भी धूल चटा सकती थी, चुटकियों में चटा सकती थी। लेकिन वो जानता था कि ये इकट्ठे हो ही नहीं पाएंगे, और अगर हो भी गए तो इनकी मैक्सिमम आर्मी अनट्रेंड होती है या पार्शली ट्रेंड होती है, तो उनसे मुकाबला किया जा सकता है। कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है कि उनके बीच में से एक जगह बना के दोबारा निकल के आ जाओ। और इसी कमजोरी का, इसी डिफेक्टिव मिलिट्री सिस्टम का फायदा उठाया गजनवी ने।
और इसी का फायदा उठा के उसने भारत पर एक नहीं दो नहीं 17 हमले किए। और ये 17 हमले 17 लूट थी गजनवी की, जिसमें सबसे बड़ी लूट सबसे आखिरी हमला था उसका, जो 1025 ईडी में उसने किया था, जिसको सोमनाथ की लड़ाई बोलते। अब क्या होता था ऐसी कंडीशन में जब हमला होता था, तो अब जैसे मैं रूलर हूँ तो मेरे सामने दो ही रास्ते होते थे। एक रास्ता रूलर के पास में ये होता था कि वो भाग जाए, वो भाग जाए, अपनी कैपिटल को, अपने शहरों को, अपने लोगों को डिफेंसलेस छोड़ दे। लुटेरा आएगा, लूटेगा जितना उसको लूटना है और लूटपाट करके वापस चला जाएगा। इस बीच अगर मेरी आर्मी मोबिलाइज हो गई तो मैं काउंटर अटैक करूंगा, और अगर मेरी आर्मी मोबिलाइज नहीं हुई तो मैं आ जाऊंगा वापस, और जो भी लूटा पिटा है, डैमेज हुआ है, धीरे धीरे उस डैमेज को रिपेयर कर दूंगा। किंगडम तो मेरे हाथ में ही है। तो कई रूलर्स ये करते थे कि गजनबी को जगह दे देते थे कि ठीक है भैया आप आओ, लूटोगे ही ना, लूटपाट कर लो और चले जाओ। ये ज़मीन तो मेरी ही रहेगी वैसे भी, इस ज़मीन के ऊपर फिर फसलें उग जाएगी, इस ज़मीन के ऊपर उगी हुई फसलों से फिर रेवेन्यू आ जाएगा, मैं चीज़ों को फिर रिपेयर कर लूंगा। और कुछ रूलर्स ऐसे होते थे जिनके पास 10 12 15 हज़ार जितनी भी फौज होती थी वो लेके भिड़ जाते थे गजनवी की फौज से। जब तक हो सकता था मुकाबला करते थे, या तो मारे जाते थे या फिर उनको हार का सामना करना पड़ता था। लेकिन दोनों ही कंडीशन में गजनवी को तो सक्सेस मिल गई। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, कि सबसे बड़ा पॉइंट है कि डिफेक्टिव मिलिट्री सिस्टम था हमारा। और दूसरा, ये डिफेक्टिव मिलिट्री सिस्टम की वजह क्या थी? पुअर इकोनॉमी। पुअर इकोनॉमी, क्योंकि व्यापार व्यवसाय कमजोर हो गया था। इसीलिए इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी नेशन के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए। अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था के दम पे ही आप एक मजबूत सेना बना सकते हो। आज आप सभी लोग एनडीए ज्वाइन करना चाहते हो, कल आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करोगे। क्यों ज्वाइन करोगे? एक बहुत बड़ी वजह है कि आप जानते हो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी आपको लाइफ लॉन्ग के लिए। एक फौजी की सैलरी बहुत अच्छी होती इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। एक फौज में एक आप एक ऑफिसर बनते हो, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर बनते हो, बहुत अच्छी सैलरी होती है। आपको कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि पेट्रोल के दाम कितने हो गए। आपको फर्क नहीं पड़ेगा, पेट्रोल के दाम 100 हो जाए, 110 हो जाए, 120 हो जाए, 125 हो जाए। एक फौजी अफसर की सैलरी इतनी होती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, उसको कैंटीन से बहुत सारी चीजें मिल जाती है। तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, कोई भी अपने देश की सेवा भी अगर कर रहा है तो वो भी ये चाहेगा कि उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो मिले एटलीस्ट, और मिलना भी चाहिए। एक फौजी तो देश के लिए जान भी दे देता है ना, जान से बढ़ के क्या हो सकता है? तो क्या उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अगर उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी नहीं मिल रही है तो वो क्यों लड़ेगा? और इसीलिए यहाँ पे पुअर इकोनॉमी जो थी ना, इसने बट्टा बिठा दिया उस वक्त, कि अगर कोई बड़ी ताकत होती, पैरामाउंट पावर होती, बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट करती, तो वो बड़ी आर्मी रख सकती थी, बड़ी आर्मी को रिक्रूट कर सकती थी, बड़ी आर्मी को सैलरी दे सकती थी। और बड़ी आर्मी होती तो गजनवी जो है वो फटकता भी नहीं इधर उधर आसपास। गजनवी जैसे कितने ही आए और गए, गजनवी तो कुछ भी नहीं है। सेल्यूकस निकाटोर और हूण और ये लोगों को कितना बुरी तरह से मारा मौर्यंस ने और गुप्ताज ने। क्यों? क्योंकि बड़ी आर्मी थी। बड़ी आर्मी क्यों थी? क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पुअर इकोनॉमी यहाँ पर थी। अब इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट वजह है, स्विफ्ट अटैक्स, तेज हमले, एकदम जोरदार तेज हमले, फोकस्ड ऑन ब्लंडर्स। गजनवी ने कभी भी गजनवी ने भारत के अंदर कितनी भी बड़ी सक्सेस उसको मिल गई हो, उसने मेन लैंड इंडिया के अंदर कभी भी टेरिटरीज कैप्चर करने की कोशिश नहीं करी। आया, लूटा और निकल गया। अपने अपने जो जिसको कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव के ऊपर कंप्लीटली फोकस्ड रहा, वो कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव से वो नहीं हटा, है ना। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी। और इस स्विफ्ट अटैक्स में इसके जो घोड़े थे ना, वो घोड़े जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पे फिर एक और बात जो मैंने आपको बताई, लो, मोबिलाइजेशन ऑफ
इंडियन ट्रूप्स जो होते थे बहुत धीमे मूव करते थे। इंडियन जो आर्मीज होती थी उस वक्त, वो होती थी हैवी, तगड़ी, बहुत ताकतवर आर्मीज होती थी, लेकिन हैवी होती थी। और टर्किश आर्मीज जो होती थी, लाइट होती, हल्की होती थी, लेकिन तेज होती थी। रिलेटिवली हल्की होती थी, लेकिन बड़ी तेजी से मूव करती थी। इंडियन आर्मीज डेंस होती थी एकदम, लेकिन धीरे मूव करती थी। तो ये वो सारे बेसिक रीजंस हैं जिनके चलते गजनवी को बहुत सारी सक्सेस मिली, और गजनवी ने हमारे बहुत सारे टाउन्स को प्लंडर किया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन गुजरात के अंदर मैंने आपको बताया था कि 1025 में जब सोमनाथ की लड़ाई हुई थी, सोमनाथ की लड़ाई में भी बड़ी घमासान लड़ाई हुई थी। 15,000 की फौज बची थी सोमनाथ के मंदिर के डिफेंस के लिए, और उसमें 30-35 हज़ार लोग सिविलियंस आके जुड़े थे कि जो भी हो जाए हम रक्षा करेंगे सोमनाथ के मंदिर की। और 2.5 दिन तक लड़ाई चलती रही थी। गजनवी की सोमनाथ की लड़ाई कोई कुछ घंटों की लड़ाई नहीं थी, 2.5 दिन की लड़ाई थी। 2.5 दिन तक 35 से 40 हज़ार सिविलियंस और 10 से 15 हज़ार सोल्जर्स ने मिल के सोमनाथ के मंदिर की रक्षा करने की कोशिश करी। गजनवी को भी लॉस हुआ उस लड़ाई के अंदर, लेकिन फाइनली गजनवी की जीत होती, और इस जीत के बाद में सोमनाथ को लूटा जाता है। लेकिन फिर हमने ये बात भी करी थी कि राजा भोज एक काउंटर अटैक करने की कोशिश करते, अरावली के पासेस में उसको रोकने की कोशिश करते, लेकिन उससे पहले गजनवी निकल जाता है, दोबारा कभी भी नहीं आता। समवेयर अराउंड 1028 एडी या 1030 एडी में गजनवी की डेथ भी हो जाती है। और उसके बाद टर्किश इन्वेजन्स कुछ वक्त के लिए थम जाते हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं। और फिर इन्वेजन होता है सालार मसूद का। लेकिन जैसे कि मैंने इसमें हेडिंग डाल के रखी है, सालार मसूद फेल्ड इन्वेजन। ये जो सालार मसूद था, जिसको गाजी सैयद सालार मसूद भी कहा जाता है, इसकी एक दरगाह भी है प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के बहराइच में। अब ये जो इन्वेडर था, ये गजनवी का भतीजा था। और जब सोमनाथ का कॉन्क्वेस्ट हुआ था, तो सोमनाथ के कॉन्क्वेस्ट के वक्त इसकी उम्र 15-16 साल रही थी। और 15-16 साल की उम्र में ये गजनवी के साथ आया था। सोमनाथ की कॉन्क्वेस्ट इसने देखी थी, जो कुछ भी प्लंडर हुआ था यहाँ पे वो सब कुछ इसने देखा था। ये वापस गया फिर गजनवी के साथ में। तो एक टीनेजर के तौर पे इसके मन में बड़ा ग्लोरी था उस वक्त का, कि किस तरह से इनके मामा थे गजनवी, तो किस तरह से मामू के साथ में हम गए थे और जाके हमने गुजरात को जीता था, सोमनाथ को लूटा था, बहुत सारे लोगों को एनस्लेव करके आए थे। तो इस टीनेजर, ये जब ये बड़ा हो गया, जवान हो गया, और तो फिर इसके मन में ये एम्बिशन हुआ कि भाई जो मामू ने किया था वो मैं भी करूँगा। मैं भी वैसा ही एडवांस करूँगा भारत के अंदर, और वैसा ही एडवांस करके वैसी ही कॉन्क्वेस्ट में हासिल करूँगा। और उसी ऑब्जेक्टिव से सालार मसूद ने समवेयर अराउंड 1040 एडी, लगभग 1040 एडी के आसपास एक बड़ा हमला किया भारत के ऊपर। ये हमला पंजाब, देखो पंजाब तक तो गजनवी का एम्पायर वैसे ही बन चुका था, पंजाब तक तो गजनवी का एम्पायर ऐसे ही फैल चुका था। यहाँ से इंडिया के इलाके शुरू होते थे, इंडियन रूलर्स के इलाके शुरू होते थे। ये सिंध का इलाका भी हाथ से निकल गया था अरब्स के ज़माने से ही, फिर बाद में तुर्कों ने इसको जीत लिया था। तो ये इतने इतने इलाके तो गए थे भारत के हाथ से, इंडियन रूलर्स के हाथ से ये इलाके तो निकल ही चुके थे। अब यहाँ से फर्दर सालार मसूद ने हमला किया, और दिल्ली के रूट को लेते हुए कन्नौज पहुंचा, और कन्नौज के रूट को लेते हुए ये बहराइच तक पहुंचा, है ना। ये यहाँ पे ये आ गया दिल्ली, ये आ गया कन्नौज। ठीक है, कन्नौज लिख दिया मैंने। ये दिल्ली कन्नौज के रूट से बहराइच पहुंचा। कई रूलर्स को डिफीट कर दिया इसने रास्ते में, कई रूलर्स इसको ट्रिब्यूट पे करने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन एक रूलर थे, रूलर ऑफ श्रावस्ती, रूलर ऑफ श्रावस्ती नेम्ड राजा
सुहल देव gave him a crushing defeat in Battle of Bahraich. प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश और नेपाल की बॉर्डर पे somewhere around this place is बहराइच. यहाँ पे बहराइच नाम की जगह है और श्रावस्ती के राजा सुहल देव ने इस बहराइच की लड़ाई में, जैसे कि मैंने लिखा, गेव अ क्रशिंग डिफीट टू सालार मसूद. और इसकी इंफॉर्मेशन हमको कहाँ, एक पर्शियन लिटरेचर से मिलती है. और वो जो सोर्स है जिससे हमको ये इंफॉर्मेशन मिलती है वो है मीरात. मीरात ए मसूदी. मीरात मसूदी नाम का ये लिटरेचर है और ये सोर्स है. एक पर्शियन लिटरेचर इस राजा के बारे में बता रहा है कि किस तरह से एक छोटा मोटा रूलर था राजा सुहलदेव. कोई बहुत बड़ा रूलर नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत करी और उसने हिम्मत करके आसपास के राजाओं की सेना को इकट्ठा किया और बहराइच की लड़ाई हुई. ये लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई एक महीने तक चली थी उस इलाके के अलग अलग मोर्चों पर. और अलग अलग मोर्चों पर धीरे धीरे भारत की सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे करने शुरू किए. और मिराते मसूदी के अंदर लिखा हुआ है कि Indians were so much angered against the Turks that not even a single prisoner of war was taken. Every soldier who had surrendered was killed. यानी कि जब लड़ाई खत्म हुई तो बहुत सारे टर्किश वॉरियर्स लड़ाई के अंदर मारे गए थे. बहुत सारे टर्किश वॉरियर्स लड़ाई के बाद में, हारने के बाद सरेंडर कर चुके थे या फिर पकड़े गए थे. एक भी टर्किश सोल्जर को इंक्लूडिंग सैयद सालार मसूद जिंदा नहीं छोड़ा गया. सबको मार डाला गया क्योंकि अब भारत में भी तुर्कों के खिलाफ बहुत नफरत हो गई थी. क्योंकि टर्क्स ने जिस तरह से भारत के ऊपर एक के बाद एक हमले किए थे, लोगों को एनस्लेव किया था, जगहों को तोड़ा था, शहरों को जलाया था, तो अब इंडियंस की नज़र में टर्क्स जो थे वो शैतान बन गए. और इसीलिए जब इंडियंस के हाथों में पड़ गए टर्क्स, तो आप तो जानते ही हो फिर इंडियंस क्या हालत करते हैं. और वही यहाँ पर किया कि एक भी प्रिजनर ऑफ वॉर को जिंदा नहीं छोड़ा. मॉब लिंचिंग हो गया इनका और बुरी तरह से खत्म कर दिया. तो ये एक फील्ड इन्वेजन था सालार मसूद का. कोशिश उसने करी थी कि अपने मामा महमूद गजनवी की फीट को वो रिपीट करे, लेकिन उसने मिस्टेक कर दी. गजनवी ने, जैसे मैंने कहा ना, गजनवी फोकस्ड था अपने ऑब्जेक्टिव को लेके. गजनवी आता था, एक टाउन को लूटता था और चला जाता था. गजनवी जानता था कि लंबे समय तक अगर भारत में रुके तो ये धीरे धीरे मोबिलाइज होने वाली आर्मीज मोबिलाइज हो जाएगी. और एक बार ये मोबिलाइज हो गई तो रिट्रीट के सारे रास्ते कट जाएंगे और फिर दोबारा सेंट्रल एशिया नहीं पहुंचा जाएगा. इसीलिए वो कभी भी रुकता नहीं था. शहर लूटा निकल गया, शहर लूटा निकल गया. लेकिन उसके भांजे ने ये गलती कर दी कि वो बहुत डीप पेनिट्रेट करके आ गया इंडिया के अंदर और इंडियन रूलर्स को चैलेंज करने लग गया ओपनली. बाय दिस टाइम मोबिलाइजेशन कर लिया इंडियन फोर्सेस ने और इंडियन फोर्सेस ने सालार मसूद को क्रशिंग डिफीट दी थी. बाद में राजा सुहल देव ने ही उसको वहीं पे उसकी कब्र खोद के उसको वहां पे दफन किया था, जहाँ पे अभी उसकी कोई दरगाह या मज़ार मौजूद है. तो ठीक है, ये एक फील्ड इन्वेजन था. 1040 एडी में टर्किश इन्वेजन को एक बार फिर बहुत बड़ा सेटबैक मिला. जैसे अरब इन्वेजन को एक सेटबैक मिला था अल जुनैद के बाद में, वैसे ही टर्किश इन्वेजन को भी एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला 1040 एडी में. और इसके बाद अगेन हम देखते हैं कि अगला हमला भारत के ऊपर होता है, अगला टर्किश इन्वेजन भारत के ऊपर होता है 1178 एडी में. 1178 एडी में अगला फॉरेन इन्वेजन होता है भारत के ऊपर और इस बार इन्वेडर होता है मोहम्मद गौरी. एक नया टर्क आता है.
मोहम्मद गौरी, बैटल ऑफ कायादरा, 1178 एडी। 1178 एडी में मोहम्मद गौरी, अब देखो अगेन जैसे कि मैं बोलता हूँ कि जब भी इन्वेडर धूल चाटता है तो फिर अगला इन्वेजन बहुत लंबे समय बाद होता है। 1040 एडी के अंदर हम देखते हैं सैयद सालार मसूद की डिफीट होती है, और फिर उसके बाद अगला टर्किश इन्वेजन 1178 एडी में होता है। यानी कि सैयद सालार मसूद की हार के बाद तुर्क सहम गए थे और उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे, नहीं करना भारत के ऊपर हमला। कब तक? अगले, अगेन फिर मेरा मैथ्स वीक है, आप कैलकुलेट कर लेना कितने सालों तक। 1178 एडी में फिर मोहम्मद गौरी हमला करता है, और मोहम्मद गौरी का प्लान ये होता है कि बिल्कुल जिस तरह से महमूद गजनवी ने रेगिस्तानों को पार करके अरावली के दर्रों से आगे बढ़ के सोमनाथ की तरफ हमला बोला था, ये रूट रहा था। यहाँ पे ये जगह है मुल्तान, जो अब पाकिस्तान में है। मुल्तान से आगे बढ़ते हुए गजनवी की फोर्सेस राजस्थान के इलाके में आई थी, वेस्टर्न राजस्थान में। वहां से अरावली के पहाड़ी दर्रों से होते हुए ये पहुंची थी सोमनाथ, तो लूटा था उसने। एग्जैक्टली यही रूट फॉलो किया मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने बोला मैं भी, अभी सोमनाथ गजनवी का आखिरी हमला था, गौरी ने बोला मेरा पहला हमला सोमनाथ में होगा। एग्जैक्टली यही रूट उसने फॉलो किया और अरावली के पहाड़ी दर्रों से निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश करी। लेकिन अ प्लान सर्वाइव टिल द फर्स्ट कांटेक्ट विथ एनिमी। और यहां पर भी यही होता है। अब होता यह है कि इसके हमले की खबर, इसके हमले की खबर गुजरात के रूलर्स को पता चल जाती। गुजरात में चालुक्य डायनेस्टी रूल किया करती थी। चालुक्य डायनेस्टी का उस वक्त जो रूलर था वो एक बहुत छोटा बच्चा था, उसका नाम मूलराज था। तो मूलराज क्योंकि छोटा बच्चा था, तो उसकी जो मदर थी, वो मदर उसके बिहाफ पे एक रीजेंट के तौर पे रूल करती थी, जिनको राजमाता कहा जाता था। तो जब राजमाता को ये बात पता चली कि मोहम्मद गौरी अपनी तुर्की फौज लेकर आगे बढ़ रहा है और अरावली के पहाड़ों से आगे बढ़ता हुआ सोमनाथ की तरफ आएगा, तो रानी नाइकी देवी ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और अरावली के इन पहाड़ी दर्रों में, जहाँ पे कायादरा नाम का गांव था, वहां पे अपना डेरा जमा लिया, अपनी पोजीशंस मजबूत कर ली। इन ऐसे देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अरावली के पहाड़ साउथ में सबसे ज्यादा ऊंचे, और इसीलिए मैंने ये फोटोग्राफ यहाँ पर आपके साथ शेयर किया है कि आप देख सकते हो कि किस टेरेन से निकल कर आ रहा था मोहम्मद गौरी को गुजरात में घुसने के लिए राजस्थान से। और इन पहाड़ी दर्रों की ऊंची चोटियों के ऊपर रानी नाइकी देवी ने जब अपने फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया, और गौरी की फोर्सेस जब यहां से निकली, तो उन्होंने इसके ऊपर जोरदार हमला किया, और जोरदार हमला करके इसको कंप्लीटली एनाइलेट कर लिया। ये लड़ाई जो थी ये कुछ घंटों तक ही चली थी, और कुछ ही घंटों में मोहम्मद गौरी के पांव उखड़ गए थे। और जैसे तैसे गौरी जान बचा के दोबारा इसी रूट से भागता है मुल्तान की तरफ, और भागते हुए उसका और नुकसान होता है। उसके ऊपर कई छोटे मोटे हमले भी होते हैं, छोटी मोटी प्रिंसिपैलिटीज के, साथ ही साथ रेगिस्तान के इलाके में जब वो भाग रहा था तो उसकी तैयारियां नहीं थी, उसके पास में रिजर्व नहीं थे खाने पीने के, तो उसकी आर्मी का और ज़्यादा कैजुअलिटीज होती है। तो 1178 एडी के अंदर मोहम्मद गौरी कोशिश करता है, लेकिन रानी नाइकी देवी बहुत बुरी तरह से इसको हराती। इस विक्ट्री का क्रेडिट मूलराज को दिया जाता है, क्योंकि मूलराज के नाम पे लड़ाई हो रही थी, क्योंकि राजा वो था, लेकिन एक्चुअली इस लड़ाई के अंदर कमांड की थी नाइकी देवी ने, जो कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एक रानी थी। तो एक टर्किश इन्वेडर ऐसा भी आया था हमारे पास में, जिसको एक रानी ने ही डिफीट कर दिया था हमारी, और सीधी स्ट्रेटेजी उनकी थी पहाड़ों में घेर के मार डालेंगे दुश्मन को, और दुश्मन बुरी तरह से मारा गया। 1178 एडी में एक बार और हार होती है। लेकिन 1191 एडी के अंदर एक बार फिर गौरी कोशिश करता है। गौरी बोलता है कि यार भारत के ऊपर जीत हासिल करनी है, भारत के अंदर घुसना है। गौरी जो था ना, गौरी को बुरा लग जाता है। गौरी बोलता है कि मैं गजनवी जैसा बनना चाहता था,
गजनवी ने भारत के ऊपर 17 हमले किए और 17 के 17 हमले सक्सेसफुल हुए। मेरा पहला हमला इतनी बुरी तरह से मैं हारा कि मुझे भाग के आना पड़ा, तो उसको बहुत बुरा लग जाता, उसको ह्यूमिलिएशन हो गया था। इसीलिए वो मानता नहीं अंदर ही से, वो बोलता नहीं मैं दोबारा हमला करूंगा। और अपनी पिछली हार का ठीकरा वो इस बात के ऊपर फोड़ता है कि वो तो मैं जीत जाता, लेकिन मैं रेगिस्तानों के रास्ते गया था, तो वो रेगिस्तानों की वजह से मेरे को बहुत नुकसान हो गया। और इसीलिए वो ये तय करता है कि भारत में घुसने का सही रास्ता रेगिस्तान की तरफ से नहीं है, भारत में घुसने का सही रास्ता पंजाब की तरफ से है। क्योंकि खुले मैदानी इलाके हैं, जहाँ पे खेती बाड़ी होती, जहाँ पे नदियाँ बहुत सारी हैं। क्योंकि रेगिस्तान में इनको परेशानी तो हुई थी, पानी नहीं मिला था, भोजन नहीं मिल पाया था, तो इनकी आर्मी की कैजुअलिटी तो हुई थी, आते वक्त भी और जाते वक्त भी। तो वो बोलते दोबारा कभी राजपूताना के रास्ते से भारत पे हमला नहीं करेंगे, पंजाब के रास्ते से भारत के ऊपर हमला करेंगे। क्योंकि यहाँ मैदानी इलाके हैं, खाना भी मिल जाएगा और पानी भी मिल जाएगा। और उसने ये कोशिश करी, लाहौर तक के इलाके तो इनके पास गजनवी के वक्त से ही आ गए थे। लाहौर से आगे बढ़ के ये पहुंचा भटिंडा तक, जो अब पंजाब के अंदर एक शहर है। भटिंडा में पृथ्वीराज चौहान के एम्पायर की सरहदें लग जाती थी। और भटिंडा के अंदर आके उसने यहाँ के किले को कैप्चर कर लिया। यहाँ पे एक किला था, उस पे एक राजपूत गैरिसन अपॉइंट करके रखा हुआ था पृथ्वीराज चौहान ने। इन्होंने उसके ऊपर हमला किया और उसके ऊपर हमला करके उसको जीत लिया। अब उसको जब जीत लिया तो ये न्यूज़ पहुंची अजमेर। अजमेर में पृथ्वीराज चौहान को ये बात पता चली कि गौरी जो है, पृथ्वीराज भी जानता था गौरी के बारे में कि गौरी ने एक चालुक्यों के ऊपर हमला किया था और उसमें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। और पड़ोसी किंगडम का रूलर भी था गौरी, तो ये बात भी पृथ्वीराज बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन पृथ्वीराज ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कितना स्विफ्टली वो आके बठिंडा के किले को जीत लेगा। लेकिन जब ये न्यूज़ पृथ्वीराज को पता चली, तो पृथ्वीराज ने ऑर्डर्स दिए अपने सारे सामंतों को, अपने सारे फ्यूडल लॉर्ड्स को ये ऑर्डर्स दिया कि जो जहां पे भी है सीधे भटिंडा की तरफ पहुंचे। खुद पृथ्वीराज चौहान, उसके कमांड में जितने ट्रूप्स थे, उन सभी को लेके नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू करते। एंड ही रीच्ड भटिंडा। रास्ते में कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स यहाँ जुड़ते हैं, कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स यहाँ जुड़ते हैं, कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स यहाँ जुड़ते हैं, कुछ डायरेक्टली भटिंडा की तरफ आते हैं। ऐसे देखते ही देखते फ्यूडल लॉर्ड्स और पृथ्वीराज चौहान, इन सब की आर्मीज इकट्ठा होते होते भटिंडा की तरफ पहुंचती है। जब वो भटिंडा पहुंचते तो वो देखते हैं कि जिस फोर्ट में, भटिंडा के किले में उन्होंने अपना गैरिसन डिप्लॉय करके रखा हुआ था, वो तो स्लॉटर हो गया और उसकी जगह एक टर्किश गैरिसन आ गया है। तो फिर ये काउंटर अटैक करते हैं भटिंडा के किले के ऊपर और उस टर्किश गैरिसन को स्लॉटर कर देते। जब ये न्यूज़ गौरी तक पहुंचती है कि पृथ्वीराज चौहान ने काउंटर अटैक कर दिया भटिंडा के किले पे और उसका गैरिसन स्लॉटर हो रहा है, तो वो भी अपनी आर्मी लेके निकल के आता है। और भटिंडा और तराइन के बीच के इलाकों में कहीं ये दोनों आर्मीज हेड ऑन कोलाइड करती है, जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इस तरह से दोनों आर्मीज के फॉर्मेशंस बनते हैं, जहां पर आप यहाँ नीचे की तरफ देख सकते हो इंडियन आर्मी यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के कमांड में थी। वहीं आप यहाँ पर देख सकते हो कि गौरी की फौज यहाँ पर इस तरह से जमी हुई थी। गौरी ने अपनी फौज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ था। सेंट्रल, ईस्ट ईस्ट वेस्ट नहीं कहूंगा मैं, सेंटर, राइट एंड लेफ्ट। सेंटर पार्ट के ठीक पीछे मोहम्मद गौरी की पोजीशन थी, उसके और राइट और लेफ्ट में यहाँ पर आप देख सकते हो ये इन्फेंट्री थी। और इसी इन्फेंट्री के पीछे हुआ करते थे इनके कैवलरी मैन, यानी कि माउंटेड आर्चर्स। वही उनके मुकाबले जो इंडियन आर्मी थी ना, वो इंडियन आर्मी ने सबसे आगे खड़े करके रखे हुए थे अपने एलिफेंट्स, अपने हाथी। ये जो गोल गोल सर्कल्स आपको, गोल सर्कल गोल गोल ही होता है, ये जो गोले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जो है एलिफेंट से। इंडिया के पास में 150 से दो, इंडिया पृथ्वीराज चौहान के पास कम से कम 150 से 200 हाथी थे, जो उन्होंने सबसे आगे जमा करके रखे हुए थे। उसके पीछे इनकी इन्फेंट्री थी, इन्फेंट्री के पीछे इनकी कैवलरी। और यहाँ पर एक पोजीशन थी पृथ्वीराज चौहान की, जिनके पास उनके पर्सनल कुछ एलिफेंट्स की एक बटालियन थी। तो इस तरह से दोनों आर्मीज जो है वो सज गई और उसके बाद मुकाबला शुरू हुआ। टर्क्स ने इनिशियल अटैक किया, राइट फ्लैंक, लेफ्ट फ्लैंक
और सेंटर, तीनों तरफ से टर्क्स आगे बढ़े पृथ्वीराज चौहान की फौज की तरफ। लेकिन जो हाथियों ने चार्ज किया, बहुत सारे टर्किश सोल्जर्स इससे पहले कभी हाथियों के अगेंस्ट नहीं लड़े थे, तो जो हाथियों ने चार्ज किया, ऐसा चार्ज किया कि टर्किश जो वॉरियर्स थे, उनके जो घोड़े थे वो घबरा गए, और घोड़े हाथियों से डर के पलटने लग गए और वापस भागने लग गए, जिससे हाथी और उनके ऊपर बैठे हुए वॉरियर्स और महावतों के अंदर जोश और बढ़ गया, और वो तेजी से आगे बढ़े। वो तेजी से तुर्कों की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी का फायदा उठा के पीछे से इंडिया की इन्फेंट्री भी चार्ज कर देती है, और देखते ही देखते लड़ाई इस एरिया में होने लगती है। कोशिश ये थी गौरी की कि लड़ाई इनके खेमे में हो, लेकिन लड़ाई अब पहुंच जाती है गौरी के खेमे में। इधर से भी दबाव बन जाता है, राइट लेफ्ट की तरफ से और सेंटर की तरफ से भी दबाव बन जाता है, और लगातार जिस तरह से पृथ्वीराज की फौज आगे बढ़ रही थी, टर्किश वॉरियर्स को मारते काटते हुए टर्किश वॉरियर्स की आर्मी को पीछे हटना पड़ रहा था। ये विद इन 2 आवर्स ऑफ द बैटल, 2 घंटे के अंदर अंदर ये क्लियर हो गया था कि टर्क्स ये लड़ाई तो नहीं जीत रहे, ये लड़ाई में जीत तो नहीं हासिल हो रही टर्क्स को। अब सवाल ये था कि क्या बच के निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। इसी वक्त मोहम्मद गौरी आगे की तरफ आता है, और अपने भागते हुए, इसके बहुत सारे ट्रूप्स भागने शुरू हो चुके थे बाय दिस टाइम, बहुत सारे ट्रूप्स इसके बैटलफील्ड से जान बचा के भागना शुरू कर चुके थे। इस समय गौरी आगे आता है और चौहान आर्मी के कमांडर गोविंद राज को टारगेट करता है। अपना जेवलिन, अपना भाला उठाता है, और वो सोचता है कि शायद कमांडर के मारे जाने के बाद लड़ाई का टाइड बदल जाए, तो वो एक भाला उठाता है और भाला उठा के गोविंद राज को फेंक के मारता है। तो गोविंद राज को भाला हेड पे आके लगता है, मुंह पे आके लगता है, जिसकी वजह से गोविंद राज का जो जॉ होता है ना, जॉ टूट जाता है, आगे के कुछ दांत भी टूट जाते हैं, और बहुत बुरी तरह से मुंह ब्लीड करने लगता है। लेकिन गोविंद राज भी टफ इंसान रहा होगा कि इतने बुरे ब्लो के बाद भी गोविंद राज ने अपने आप को संभाला, और गोविंद राज ने अपना भाला निकाला, और अपना भाला निकाल के गौरी का निशाना लेके उसको फेंक के मारा। ये भाला गौरी के शोल्डर में आके लगा, जिससे गौरी का कंधा वहीं टूट गया और वो घोड़े से गिर गया। गोविंद राज को ऐसा लगा कुछ वक्त के लिए कि गौरी मारा गया, क्योंकि भाले का ब्लो बहुत जोरदार था, हैवी भाला वो यूज कर रहा था, और हाथी के ऊपर से बैठ के घोड़े के ऊपर उसने मारा था, तो इम्पैक्ट भी बहुत जोरदार था। और जिस तरह से लगा था गौरी को, और जिस तरह से वो गिरा था, तो गोविंद राज को ये लगा कि उसकी डेथ हो गई। लेकिन वो मरा नहीं था, उसके किसी स्लेव ने उसको आके अपने घोड़े पर रखा, और घोड़े पर रखकर भगा के ले गया। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि गोविंद राज को अब घोड़े के पीछे गिर जाने की वजह से दूसरा निशाना लगाने का जो एक मौका है वो नहीं मिल पा रहा था, तो अपने हाथी की पोजीशन बदलते ताकि वो गौरी का दूसरा निशाना ले और उसको खत्म करे। लेकिन बाय दैट टाइम उसका एक स्लेव आता है और उसको उठा के घोड़े पे बैठा के ले जाता है। इस तरह गौरी की जान बच जाती है। लेकिन गौरी की जान तो बच जाती, पर तराइन की पहली लड़ाई में गौरी की हार होती। देखो, गौरी की पहली लड़ाई में भी हार हुई थी, जो कायादरा की लड़ाई हुई थी। इस बार भी गौरी की हार होती है, ही नैरोली एस्केप्ड डेथ। वो जैसे तैसे बचकर यहां से निकल पाता है। अब इसके बाद अगले साल 1192 एडी में 1192 एडी में गौरी अगले साल फिर आता। देखो, पुराने जमाने में लड़ाइयाँ ऐसी ही होती थी, इसको फर्स्ट जनरेशन ऑफ वॉर बोलते। ये जो दौर था ना, इस दौर को बोलते हैं एज ऑफ वैलर। ये वीरता का युग था। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि हाथ में बंदूक ली और दूर से निशाना लगा के किसी को मार दिया, या कहीं पे बैठ के कंप्यूटर से बटन दबा के मिसाइल छोड़ दी किसी के ऊपर। ये वो वाली लड़ाइयाँ नहीं होती थी। यहाँ पे लड़ाई होती थी, बिल्कुल हेड ऑन लड़ाई करते थे, हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता था। फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर बोलते हैं इसको। बिल्कुल वीरतापूर्वक लड़ना पड़ता था यहाँ पे। तो ये फर्स्ट जनरेशन के ब्लडी वॉर्स हुआ करते थे। अगले साल गौरी फिर आता है। गौरी के लिए बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन की बात थी। ये क्या बात हुई, पहली लड़ाई में मैं तो गजनवी बनना चाहता था, पहली लड़ाई में हारा, बुरी तरह हारा, बच के आया जैसे तैसे। दूसरी लड़ाई में तो और बुरी तरह से हारा, और ऑलमोस्ट मर ही गया था। लेकिन वो 1 साल तक जो है दोबारा तैयारी करता है। वो एक बात समझ जाता है, वो ये बात समझ जाता है कि राजपूतों के साथ में भिड़ के नहीं लड़ना,
क्योंकि ये ट्रेंड ही इसीलिए होते हैं, ये भीड़ की तरह लड़ने या भिड़ के लड़ने में ही ट्रेंड होते हैं। और इसीलिए गौरी को ये बात समझ में आई कि अपनी रफ्तार का फायदा उठा के लड़ाई करनी पड़ेगी। और दूसरी बात उसको समझ में आती है कि धोखा देना पड़ेगा, बिना धोखा दिए ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। अगर सीधी सीधी लड़ाई लड़ेंगे तो हमेशा जीत उनकी ही होगी। इसीलिए इस लड़ाई के अंदर वो यूज करता है जिसको हम कहते हैं मिलिट्री लैंग्वेज में शॉक टैक्टिक्स। मिलिट्री लैंग्वेज में हम शॉक टैक्टिक्स कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में धोखा कहेंगे, लेकिन एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर ऐसा कहते हैं ना। तो लड़ाई जीतने के लिए जो भी टैक्टिक्स यूज की जाए उसे गलत नहीं कहा जाएगा। इन्होंने शॉक टैक्टिक्स का यूज किया। लगभग वैसा ही फॉर्मेशन दोबारा भी देखने को मिलता है, खास तौर से जो इंडियंस का फॉर्मेशन होता है उसमें तो कोई चेंज आता ही नहीं है। अब क्या होता है यहाँ पे, गौरी क्या चेंज करता है। गौरी एक फ्लैंक रखता है अपना, और साथ ही साथ एक लेफ्ट फ्लैंक भी रखता है, सेंटर भी रखता है गौरी। लेकिन गौरी इस बार अपने ठीक पीछे 12 से 25 हजार के रिजर्व ट्रूप्स रखता है। रिजर्व ट्रूप्स वो पीछे रखता है एक ऐसी जगह पे कि चौहान आर्मी को अपनी पोजीशन से वो रिजर्व ट्रूप्स दिखाई ही ना दे। इतने रिजर्व ट्रूप्स वो रखता है कि उनका यूज तब करेंगे जब सबसे क्रूशियल पॉइंट आएगा लड़ाई में। पिछली बार इसने अपनी पूरी आर्मी एक साथ कमिट कर दी थी, लेकिन इस बार गौरी ये प्लान करता है कि मैं अपनी एक चौथाई आर्मी को छुपा के रखूंगा और उसको अचानक यूज करूंगा बैटलफील्ड के अंदर। और दूसरी चीज गौरी ये करता है कि गौरी ये तय करता है कि इस बार भिड़ के लड़ाई नहीं होगी जैसी पिछली बार हुई थी। इस बार मेरे वॉरियर्स आगे आएंगे, दूर से हमला करेंगे, तीरों की बौछार करेंगे चौहानों की फौज के ऊपर और वापस भाग जाएंगे। इससे पहले कि वो पकड़ में आए वो वापस भाग जाएंगे। सिमिलरली यहां से भी ट्रूप्स आगे आएंगे, तीरों की बौछार करेंगे एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, और जैसे ही काउंटर अटैक होगा वापस भाग जाएंगे। और वैसा का वैसा इस राइट फ्लैंक से भी होगा। अब सवाल ये उठता है कि पिछली बार हाथियों का बड़ा जबरदस्त यूज हुआ था इंडियंस के द्वारा, इस बार क्यों नहीं हुआ। क्योंकि इस बार टर्क्स भिड़ के लड़े ही नहीं, और जब वो आगे आके हमला कर रहे थे तो उन्होंने टारगेट किया एलिफेंट्स को। एलिफेंट एक ऐसा जानवर है कि अगर चल गया तो उसका कोई तोड़ नहीं, लेकिन अगर फेल हो गया तो वो खुद के ऊपर एक बोझ बन जाता है। जैसे कि होता था कि देखो एलिफेंट एक जानवर होता है, ये जो बहादुरी वगैरह की बात होती है ना, ये बहादुरी की बात वगैरह ये इंसानों के लिए होती है। ये जो जानवर होते हैं ना, जानवरों में कोई प्राइड राइड नहीं होता है। जानवर तो बेचारा जीने के लिए जीता है। हाथी ने देखा कि भाई सामने से तीर लग रहे हैं, मेरे को चुभ रहा है, खराब लग रहा है, तो हाथी तो पलट जाता है और पलट के अपनी ही आर्मी को कुचल के भागना शुरू कर देता है। तो ये जो हिट एंड रन की टैक्टिक्स थी, इस हिट एंड रन की टैक्टिक्स ने दिन भर चौहान आर्मी को छका के रखा। उन्हें समझ नहीं आया कि टर्क्स चाहते क्या है। आगे आते हैं, लड़ाई करते हैं, हमला करते हैं, और जब भिड़ के लड़ाई की बात आती तो भाग जाते। दूसरा हमला हो जाता है तब तक वो भाग जाते हैं, तब तक तीसरा हमला हो जाता है। ऐसे करते करते ना सिर्फ इंडियंस थक रहे थे लड़ाई में, बल्कि साथ ही साथ उनकी कैजुअलिटीज भी हो रही थी। बार बार के इन तीरों के हमलों से उनकी कैजुअलिटी भी हो रही थी। एक ऐसा पॉइंट आया दिन में 2-2:30 बजे, जब तक इंडियन ट्रूप्स की बहुत कैजुअलिटी हो चुकी थी, कई हाथी भाग चुके थे अपनी फौज के टुकड़ियों को कुचलते हुए, और इंडियंस पूरी तरह थक चुके थे। दूसरा, राजपूत आर्मी का एक नियम हुआ करता था, युद्ध भूमि में जाने के बाद ये भोजन पानी नहीं लेते थे। ये युद्ध खत्म होने के बाद या दिन खत्म होने के बाद ही कुछ खाते पीते थे। ये बात भी गौरी जानता था, इसीलिए गौरी ने इस हमले की शुरुआत सुबह 4 बजे से कर दी थी। छुटपुट हमले उसने 4 बजे से कर दिए थे शुरू। क्यों? क्योंकि राजपूत आर्मी एक बार अपने आप को बैटलफील्ड में कमिट कर देगी तो वो कुछ खाएगी पिएगी नहीं। गर्मियों के मौसम में लड़ाई हुई थी और वो जानता था कि तराइन की भरी दोपहर में जब इधर उधर कंफ्यूज्ड होती हुई भागती हुई राजपूत आर्मी लड़ाई करेगी तो वो दोपहर तक आते आते बुरी तरह से थक जाएगी। और इसी वक्त का इंतजार था गौरी को, और जब ये वक्त आया तब उसने अपने रिजर्व ट्रूप्स को आगे बुलाया। ये रिजर्व ट्रूप्स दिन भर से लड़े नहीं थे, एकदम ताजा दम थे, और जैसे ही ये लड़ाई के अंदर आते हैं लड़ाई का टाइड ही बदल जाता है। दोपहर के 2:30-3 बजे तक भी
हिट एंड रन टैक्टिक्स के बाद भी लड़ाई एकदम बैलेंस्ड थी। लेकिन 2-2:30 बजे के बाद में जैसे ही गौरी के रिजर्व ट्रूप्स आते हैं एक्शन के अंदर, बड़ी संख्या में अचानक जोरदार हमला करते हैं, और ये करते हैं भिड़ के लड़ाई। क्यों? क्योंकि ये जानते थे कि बाय दिस टाइम राजपूत्स वीक हो चुके हैं, कंफ्यूज्ड हो चुके हैं, बहुत सारे मारे जा चुके हैं, और यही सही वक्त है घुस के लड़ाई करने का। क्योंकि अगर जीत हासिल करनी है तो दुश्मन को मारना तो पड़ेगा ना। तो ये अब लेके आते हैं अपने शॉक ट्रूप्स, और ये शॉक ट्रूप्स आके जोरदार हमला कर देते हैं। साथ ही साथ अब तक जो लाइट इन्फेंट्री दस्ते दूर से हमला करके भाग रहे थे, वो भी आगे बढ़ के अब भिड़ के लड़ाई करना शुरू करते हैं। लेकिन कब करते हैं भिड़ के लड़ाई करना शुरू? जब ताकतवर दुश्मन निढाल हो चुका था। लेकिन ये टैक्टिक्स गौरी के लिए वर्क कर जाती है, और इसी के साथ में तराइन की दूसरी लड़ाई गौरी जीत जाता है। तराइन की दूसरी लड़ाई गौरी जीतता है। पृथ्वीराज चौहान या तो उस वक्त या बाद में इम्प्रिजन कर लिए जाते हैं, और उसके बाद इनको मार भी डाला जाता है। अगेन मैं उस स्टोरी में नहीं जाऊंगा कि पृथ्वीराज का एग्जैक्टली हुआ क्या। अलग अलग लिटरेचर्स के हिसाब से बहुत सारे अलग अलग डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं, लेकिन वो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, इसलिए उसकी बात हम कम से कम आज तो नहीं करेंगे। ये सक्सेस मिल जाती है, तराइन की सक्सेस बहुत बड़ी सक्सेस थी गौरी के लिए। कायाधारा में हारा था, तराइन की पहली लड़ाई में बुरी तरह हारा था। तीसरी लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई में भी शायद नहीं जीतता अगर ये रणनीति नहीं अपनाता, लेकिन उसने रणनीति अपनाई। पृथ्वीराज और उनकी सेना इस रणनीति को नहीं समझ पाई। बिल्कुल सही निशिता, ब्लॉक एंड हैमर टैक्टिक्स, आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है। पर पृथ्वीराज चौहान ये ब्लॉक हैमर शॉक टैक्टिक्स को नहीं समझ पाए। अनफॉर्चुनेटली उनकी हार हुई, और इससे आने वाले भारत का इतिहास बहुत बदल गया। आने वाले भारत के पॉलिटिक्स बहुत बदल गया। जरा देखें कि इमीडिएटली सेकेंड तराइन के बाद में क्या इवेंट्स होती है। तो सेकेंड तराइन के बाद में सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट इवेंट होती है वो 1194 में होने वाला चांदावर की लड़ाई होती है। ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए बैटल ऑफ चांदावर। बैटल ऑफ चांदावर। जयचंद्र वॉज डिफीटेड। एक ये इवेंट होती है अराउंड 1200 ईडी, लगभग 1200 ईडी के आसपास। नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज destroyed destroyed by बख्तियार खिलजी। और तीसरी इवेंट होती है लगभग उसी साल 1200 एडी के आसपास ही, वो होती है कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। तराइन की जो हार थी ना, ये सिर्फ पृथ्वीराज की हार नहीं थी, ये पूरे भारत की हार थी। टर्क्स के सामने सिर्फ पृथ्वीराज नहीं हारा, बल्कि पूरा भारत हार गया। क्यों? क्योंकि टर्क्स ने इस लड़ाई को जीतने के बाद अपनी जर्नी को आगे किया। 2 साल बाद चांदावर की लड़ाई हुई। प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में आगरा के पास में एक जगह है, वहां पे चांदावर की लड़ाई होती। इस चांदावर की लड़ाई में जयचंद्र गहड़वाल, जो कि कन्नौज के एक बहुत प्रतापी रूलर थे, उन्होंने मुकाबला किया मोहम्मद गौरी के साथ में। और ये बहुत ही टफ कॉन्टेस्टेड बैटल था। इस बैटल के अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ ना, उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती किसी भी लिटरेचर में, लेकिन एक जगह सभी लिटरेचर्स में बात कॉमन है कि ये बैटल बहुत ही टफ कॉन्टेस्टेड बैटल था। कई इतिहासकारों ने इस बैटल को कहा है वन एरो बैटल। एक तीर का युद्ध था ये। पूरी लड़ाई इवनली मैच्ड थी शाम तक, लेकिन एक तीर जो कि जयचंद्र के गले में या आंख पे आके लगता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है, इसने लड़ाई का टाइड चेंज कर दिया था पूरी तरह से टर्क्स की तरफ में। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि दोनों आर्मीज लड़ते लड़ते निढाल हो चुकी थी,
और अब किसी भी एक आर्मी का कमांडर अगर मारा जाता तो वो बिखर जाती। अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडियंस, जयचंद्र को वो एक तीर लग गया और उसके बाद इस लड़ाई का टाइड चेंज हो गया। इसीलिए इस चांदावर की लड़ाई को वन एरो बैटल भी कहा जाता है। लेकिन जैसे ही चांदावर जीता तुर्कों ने, तो आज के उत्तर प्रदेश के इलाके तक उनको एकदम फ्री रन मिल गया। और वहीं से आगे बढ़ते हुए बख्तियार खिलजी पहुंचता है आज के मौजूदा बिहार में। और आज के बिहार में पहुंच के नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और नालंदा यूनिवर्सिटी की डिस्ट्रक्शन के बाद में बंगाल के रूलर लक्ष्मण सेन को डिफीट करता है। और इसी के साथ में, जैसे कि आप ये नक्शा देख रहे हो, गुलाबी रंग में मौजूद ये पूरा इलाका तुर्कों के द्वारा जीत लिया जाता है। और इसके बाद राह खुल जाती है दिल्ली सल्तनत के एस्टेब्लिशमेंट की। यहीं से दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट भी होता है। अब इससे आगे की कहानी कल के लेक्चर में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।